Hello everyone, I am Afreen Beg and today I will discuss about soil. ठीक है, सॉइल जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे ग्राउंड्स में, हमारी गार्डन्स में, प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो हमें नज़र आती है सॉइल. अगर हम हमारे घर में रखे पॉट को भी देखते हैं जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है तो हमें उसमें क्या नज़र आता है? सॉइल. ठीक है, तो सॉइल ऐसा क्या है जो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को? ऐसा क्या सब्सटेंस है उसके अंदर जो सपोर्ट कर रहा है प्लांट की ग्रोथ को? ठीक है, तो अगर हम सॉइल की सिंपल डेफिनेशन, अगर हम हिंदी में बात करें तो सॉइल को क्या बोलते हैं? मिट्टी. लेकिन अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सॉइल क्या हो गया? अपर मोस्ट लेयर, फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट कैन ग्रो. अर्थ की अपर लेयर जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जिसमें प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल. तो अगर हम सॉइल की डेफिनेशन देखें, इट इज द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट in which plant can grow, is called soil. फर्टाइल लेयर अर्थ की जिसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल. ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल, study of soil is called pedology. स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी. ठीक है, तो सॉइल जो है वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल इज अ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है. तो ऐसा क्या है, ऐसे क्या कंपोनेंट है जो सॉइल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं? तो जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. ऐसे क्या कंपोनेंट है सॉइल के अंदर? तो सॉइल जो है वो सिंपली किससे मिलके बना है? रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. इट इज मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. नाउ रॉक पार्टिकल्स, ऑब्वियसली रॉक पार्टिकल्स किसके होंगे? जब रॉक का ब्रेकडाउन होगा उससे उसके पार्टिकल्स बनेंगे. एंड ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो कैसे, ये भी एक कंपोनेंट है सॉइल का जो किससे बना होता है? डेड एंड डिकेड मैटर और ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है? किसी भी प्लांट या एनिमल की जो डेड और डिकेइंग बॉडी है उससे मिलकर क्या बनता है? ह्यूमस. सो humus, it is the component of soil which is formed from dead and decayed ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, ह्यूमस क्या हो गया? एक कंपोनेंट है सॉइल का जो किससे मिलके बना है? डेड एंड डिकेड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या है यहाँ पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर? सॉइल. सॉइल क्या है? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, फर्टाइल लेयर है जिसमें क्या ग्रो कर रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है. ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल को हमने क्या बोला? पेडोलॉजी. सॉइल जो है वो क्या है? एक नेचुरल इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स.
ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे कि इसकी क्या है, इसके अंदर ऐसे क्या सब्सटेंस है जो इसको इम्पॉर्टेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस। रॉक पार्टिकल्स किसके ब्रेकडाउन से बन रहे हैं, रॉक के ब्रेकडाउन से बन रहे हैं। ह्यूमस, ह्यूमस कैसे बन रहा है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या है यहाँ पर, एनिमल्स एंड प्लांट की जो डेड बॉडीज हैं, जो डिके हो चुकी हैं, वो क्या फॉर्म करती है, ह्यूमस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। क्यों सॉइल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए असेंशियल है। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या असेंशियल है, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो सॉइल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, जो किसके लिए असेंशियल है, प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल है। सेकेंडली, इट एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, एक होम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, अर्थवॉर्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है। एंड लास्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मीन्स हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को बहुत लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए अगेन किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल की, क्योंकि सॉइल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड nutrients and water that are required for plant growth। किसके लिए असेंशियल है वो, प्लांट ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अगेन हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। न्यूट्रिएंट्स दो कैटेगरी में, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Now, what is macro and micronutrient? The name itself indicates macronutrients are those nutrients which are required in very large quantity. जो प्लांट को बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे मिनरल्स उनको कौन सी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। एंड अगेन द माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऐसे न्यूट्रिएंट जो उनको बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखें तो क्या हो गया, आयरन, बोरोन, जिंक एक्सेट्रा। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो प्लांट को कहाँ से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा उनको, वाटर से मिलेगा। नाइट्रोजन अगेन उनको कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। और सॉइल्स में कौन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाकी आयरन, बोरोन, जिंक, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, वो सॉइल से प्रोवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है सॉइल का, वो है इट एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट एज a natural habitat for many living organisms, like कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए, अर्थवॉर्म,
बैक्टीरिया, फंजाई, तो सॉइल इन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? उनका होम, ऐसी जगह जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज it is essential for agriculture. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ अ सेम टाइप ऑफ क्रॉप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। हम एक पर्टिकुलर प्लांट को बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, वो हो गया क्रॉप, और इस ग्रोइंग प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और एग्रीकल्चर से हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। नेक्स्ट, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली, हमने देखा कि न्यूट्रिएंट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंड वन, एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो एज अ नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट की तरह एक्ट कर रहा है। थर्ड वन, इट इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। नाउ ये हमने देखा सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि हमने देखा सॉइल क्या होती है, सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेचुरल इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बोला गया है उसे, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, ये हमने उसके कंपोनेंट्स देखे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Next, formation of soil. सॉइल जैसा कि मैंने पहले बताया था, सॉइल क्या है? रॉक पार्टिकल्स हैं प्लस ह्यूमस। रॉक पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस, ये जो दो कंपोनेंट है जिससे मिलकर क्या बनी है? सॉइल बनी है। अब हम आगे देखेंगे कि रॉक पार्टिकल्स कैसे फॉर्म्ड हो रहे हैं, ह्यूमस कैसे फॉर्म्ड हो रहा है। तो सॉइल जो है वो एक ऐसे प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? कोई भी रॉक है, ठीक है, उस रॉक का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में, उस बाय द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, कोई भी फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय weathering. Now, weathering it is the process of breakdown of rock into smaller particles by physical and biological agent. रॉक का ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में, किसके थ्रू हो रहा है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं? फिजिकल एजेंट्स फॉर एग्जांपल रेन, विंड, टेम्परेचर, ये सब क्या है? फिजिकल एजेंट जिसके थ्रू किसी भी रॉक का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है।
अगेन अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें, बायोलॉजिकल एजेंट, these are the living agent, for example plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू क्या हो रहा है, किसी भी रॉक का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है. तो ये है वेदरिंग, दो एजेंट्स के थ्रू हो रही है, फिजिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट. नाउ तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो सॉइल कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ क्लाइमेटिक एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट. Soil formation equal combined action of climatic factor and biological factor. इनके कंबाइंड एक्शन से किसी भी रॉक का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे क्या फॉर्म हो रही है, सॉइल फॉर्म हो रही है. अब हमने ये सारा देखा, फिजिकल एजेंट देखा, इसमें रेन देखा, विंड देखा, टेम्परेचर देखा. बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमने देखे प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ये सारे एजेंट रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रॉक के ब्रेकडाउन के लिए. तो थोड़ा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं किसी भी रॉक को. तो नेक्स्ट है फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर soil formation. Factors which are responsible for soil formation. फर्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है सन. हमें पता है अर्थ पे जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सन. सन क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट. क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है. अब इस हीट से क्या हो रही है, ड्यूरिंग द डे टाइम जब हीट पड़ रही है तो रॉक क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, उनका क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा. इसी तरह से जो ये अनइवन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है रॉक्स का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉक्स पे क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं. और ये क्रैक फर्दर फिर क्या हो रहा है, इन क्रैक से जो रॉक्स है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल में. तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रॉक के ब्रेकडाउन के लिए वो है हीट, जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय सन. तो सन क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स. एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग डे टाइम. Then rocks get contracted during night time due to cooling effect डे टाइम पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. क्यों एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है. हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो रॉक है वो एक्सपेंड हो रहे हैं. बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन टेम्परेचर गोज डाउन तो यही रॉक्स क्या हो रही हैं, कंट्रैक्ट हो रही हैं. ड्यू टू दिस contraction and expansion रॉक्स पे क्या अपीयर हो गए, क्रैक्स अपीयर हो गए.
ये क्रैक्स की वजह से क्या हो रहा है, जो रॉक हैं वो ब्रेक डाउन हो गई है स्मॉलर पार्टिकल्स में. ड्यू टू दिस rocks are broken down into smaller particles. ठीक है. सन हीट प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द डे टाइम. जब हीट प्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया, रॉक एक्सपेंड हो गए. ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या हुआ, जब टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ तो वही रॉक्स क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए. इस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या अपीयर हो गए, रॉक्स पे क्रैक अपीयर हो गए. और इन्हीं क्रैक की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रोकन, उनका ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर पार्टिकल्स में. तो फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फैक्टर, दैट इज वाटर. अब वाटर की वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, फ्लोइंग वाटर है किसी भी रिवर का, उसकी वजह से ये जो भी स्मॉलर पार्टिकल है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं. और कोलाइड होने की वजह से फर्दर ये स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में और ज़्यादा क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गया इनका. collide with each other, collide with each other by the action of water, by the action of rain and fast flowing river water and results in further fine particles. वाटर के एक्शन से क्या हो रहा है, ये जो स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स है ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं. टकराने की वजह से क्या हो रहा है, ये फर्दर और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है इनका. नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है, थर्ड फैक्टर इज विंड. अब ये फाइन पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ विंड क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट प्लेसेस पे ब्लो हो रहे हैं. किसकी हेल्प से हो रहे हैं, विंड की हेल्प से हो रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से क्या हो रहे हैं, ये फाइन पार्टिकल्स हवा के साथ बहुत दूर दूर स्पेसेस तक ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, और वहाँ जाकर क्या हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ विंड these fine particles are blown away and accumulated at distance places. और अलग अलग जाके अलग अलग प्लेसेस पे जाकर क्या हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं. लास्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे सर्टन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लाइकन. लाइकन क्या है, एक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई कंपोनेंट के बीच में.
ठीक है। ये क्या हो रहा है, रॉक्स पे ग्रो कर रहे हैं, इसका जो फंगस कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो रॉक का सरफेस है वो क्या हो गया, करोड हो गया, ख़राब हो गया, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी रॉक था वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, उसका स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइकन। लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi. Grows on rock, produce acid, कौन सा पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फंगस पार्ट। Due to this, surface of rock get corroded and result in fine particles or breakdown of rock. नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कुछ इंसेक्ट वहाँ पर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हैं, कुछ लाइफ स्पेन के लिए वो वहाँ पर है, उसके बाद इवेंचुअली वो क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं। डाई होने के बाद क्या हो गया, डीके हो गए तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ अक्यूमुलेट हो गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया। Some plants, microorganisms, microbes, insects appears then they die. In this way, organic matter is accumulated and leads to the formation of humus. और इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ह्यूमस का। तो हमने क्या देखा कि सॉइल कैसे फॉर्म, सॉइल किसकी बनी हुई, क्या कंपोनेंट है उसके, सॉइल पार्टिकल एंड ह्यूमस। तो हमने देखा कि सॉइल पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर हमने क्या देखा कि सॉइल के पार्टिकल कैसे फॉर्म हो रहे, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सन, हीट रिस्पॉन्सिबल है, हीट की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, देन सडन कूलिंग की वजह से क्या हो रहा है, उसका कंट्रैक्शन हो रहा है। इस तरह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से क्रैक्स अपीयर हो गए रॉक पे, क्रैक्स अपीयर हो गए तो इससे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉल पार्टिकल्स में। अब यही स्मॉल पार्टिकल किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से आपस में क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं। कॉलिजन की वजह से फर्दर इनका फाइन पार्टिकल्स में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब एयर की हेल्प से या विंड की हेल्प से ये क्या हुए, अलग अलग प्लेसेस पे जाकर अक्यूमुलेट हो गए। ये सारे फैक्टर्स थे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रॉक पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखा हमने। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखा, लाइकन। लाइकन किसके बीच का एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही रॉक्स पे अपीयर हुआ, इसका जो फंगस पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड। इस एसिड की वजह से क्या हुआ, जो रॉक का सरफेस था वो क्या हो गया, करोड हो गया, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, रॉक का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। उसके बाद था कुछ प्लांट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट वहाँ पर आकर क्या हुए, अपीयर हुए वहाँ पर, वो रहे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या हुई, उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद क्या हुआ, डेड और डीकेइंग मैटर वहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू।